ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार बच्चों के लिए 150 स्थानों पर समर कैंप मस्ती की पाठशाला का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा दिल्ली इकाई के नए कार्यालय की आधारशिला रखी और दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली में बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियां मजेदार बनाने के लिए सरकार शहर भर में 150 स्थानों पर समर कैंप मस्ती की पाठशाला का आयोजन कर रही है। इस दौरान बच्चे उत्साह के साथ समर कैंपों में पहुंच रहे हैं, जहां वे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, थिएटर, योग, भाषाएं, कई मनोरंजन गतिविधियों के साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बेहतर उपयोग कर रहे हैं। कला, संस्कृति और भाषा मंत्री आतिशी ने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका सेक्टर 19 में चल रहे समर कैंप में शामिल होकर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने निःशुल्क वर्कशॉप्स के माध्यम से दिल्ली के बच्चों को नई भाषाएं सीखने तथा डांस, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर से संबंधित हुनर सीखने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही इन कार्यशालाओं में योग के माध्यम से बच्चों को एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी बताया जा रहा है। मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि इन कार्यशालाओं का एक बड़ा उद्देश्य संस्कृतियों का संरक्षण भी है, जहां केजरीवाल सरकार अपनी विभिन्न अकादमियों द्वारा ये सुनिश्चित कर रही है कि बच्चे भारत की समृद्ध कला और संस्कृति से रूबरू हो सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी, सीआरपीएफ के महानिदेशक एसएल थाउसेन सहित अन्य अधिकारी बैठक में शामिल रहे। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पॉकेट 5 में दिल्ली के नए प्रदेश भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा सहित अन्य वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि ये भाजपा कार्यालय सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ताकि पार्टी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मुझे बताया गया है कि 4 स्टोरीड बिल्डिंग होगी, इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा, इसमें हमारे ऑफिसेज होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यालय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इक्विप्ड होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी को बढ़ाना, पार्टी के लिए नई रणनीति बनाना, पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको सोचने के लिए इस स्थान का उपयोग होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। श्री नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी कार्यकर्ता यहां रणनीति बनाने, विचारधारा को आगे बढ़ाने, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यालय का उपयोग करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज विकास सदन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने राजधानी में विकास संबंधित बदलाव लाने के लिए किए गए कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सराहना की। सुश्री मीनाक्षी लेखी ने भी अपने संबोधन में प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में किए गए विकास कार्यों और हरित क्षेत्र को बनाए रखने संबंधित उपायों की सराहना की।
इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण द्वारा किए गए उपायों और उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुति दी, साथ ही विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। ओपन एआई कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सैम ऑल्टमैन के एक ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश के प्रौद्योगिकी तंत्र को बढ़ावा देने की व्यापक क्षमता है और यही क्षमता देश के युवाओं में भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए देश के डिजिटल बदलावों को गति देने के सभी प्रयासों का स्वागत किया। दिल्ली पुलिस के मादक निरोधक दस्ते ने राजधानी के निहाल विहार क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर द्वारा नशीली दवाओं की जा रही बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर में की गई छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई, जिसमें 50 बोतल कोडेन और लगभग 3000 अल्पाजोम की टैबलेट शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को इस मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से बिक्री की जा रही अवैध दवाओं की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार बच्चों के लिए 150 स्थानों पर समर कैंप मस्ती की पाठशाला का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा दिल्ली इकाई के नए कार्यालय की आधारशिला रखी और दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकार ने वर्तमान ओलंपिक के लिए अब तक 450 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। ये राशि प्रशिक्षण, उपकरणों और अन्य सुविधाओं पर व्यय की गई है। आवश्यकता होने पर सरकार और अधिक सहयोग देगी ताकि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत नए रिकॉर्ड बना सके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने पिछले ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में जर्मनी में इतना बड़ा कंटिंजेंट आप लेकर जा रहे हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 198 एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स और 57 कोचेस, ये हमारे 23 राज्यों से चयनित होकर आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये जाएंगे तो जर्मनी में तिरंगा भी लहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव और नागरिकों तक सेवा पहुंच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से लोगों की कार्य क्षमता बढ़ी है और जीवन यापन सुविधाजनक हुआ है। इससे देश को डिजिटली सशक्त बनाना संभव हो रहा है। विकास के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग के 9 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने ट्विटर पर आलेख, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य जानकारी साझा की। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची यानी पेपर ट्रेल मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा मतदान पुष्टि पर्ची की यांत्रिक त्रुटियों की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के दूरवर्ती भागों में अब प्रौद्योगिकी के जरिए सशक्तिकरण आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश 5G शुरू होने के बाद सबसे तेज कार्यान्वयन का साक्षी बन रहा है।
श्री चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि देश में डिजिटल संपर्क में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साइबर स्पेस में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार की दूरदर्शिता और मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट, गवर्नेंस में रिफॉर्म, गवर्नेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लेके आए हैं, उसको इंडिया स्टैक के रूप में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना है जो आज भारत G20 के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को ऑफर करते हैं। और जून 12 और 13 को पुणे में एक ग्लोबल DPI समिट है, जहां पे विश्व के सभी देश जो डिजिटल गवर्नेंस में रुचि ले रहे हैं वो आएंगे और इंडिया स्टैक का MOU इंडिया स्टैक के साथ कोऑपरेशन का एक्सप्लोर करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम जानकारी दे रहे हैं नेशनल ग्रीन मिशन हाइड्रोजन की। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्वीकृति दी। इस कदम के साथ भारत एक व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला 18वां देश बन गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन मांग से 80% अधिक है। इसे अमोनिया और हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित कर सकने वाले भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत सरकार उत्पादन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, प्राथमिकता के आधार पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टिविटी और जून 2025 से पहले उत्पादन सुविधा चालू होने पर 25 वर्ष के लिए निःशुल्क ट्रांसमिशन की पेशकश कर रही है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अनुमान है कि इन उपायों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत 40 से 50% तक कम हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधन किसी भी देश की पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी मथुरा और पानीपत के तेल शोधक कारखानों में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाएगी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित शोध और विकास परियोजनाओं के तहत 5 नॉर्मल क्यूबिक मीटर प्रति घंटा क्षमता वाला सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। देश के अन्य भागों में भी हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लग रहे हैं और कई पायलट परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया है और युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में बड़े सुधार किए गए हैं जो युवा केंद्रित हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई फैसले लिए हैं। विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है। उन्होंने कहा कि भर्ती की समय सीमा भी कम कर दी गई है और भर्ती प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा प्रणाली को पेपर से कंप्यूटर मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद अब एक बार फिर से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य के स्तर पर रहते हुए 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार बच्चों के लिए 150 स्थानों पर समर कैंप मस्ती की पाठशाला का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा दिल्ली इकाई के नए कार्यालय की आधारशिला रखी और दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।